चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सत्ता पाने के लिए हर चेहरा सक्रिय होते हुए नजर आ रहा है। अपने अपने क्षेत्र में अपना दमखम आजमा रखे हर पार्टी के कार्यकर्ता, जिनसे रूबरू करवाने का जिम्मा हिम एक्सप्रेस ने उठाया है। डबल इंजन की सरकार जो है वो डबल इंजन को चलाएं, उसको सीज ना करें। जो सीज हो चुका है उसको ना सीज होने दें। सुजानपुर की जनता हमेशा राजेंद्र राणा के साथ खड़ी है, चाहे स्थितियाँ कोई भी हों। मैं विपक्ष को यही कहना चाहूँगा कि परमपिता परमेश्वर भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। तो क्या ये कहना सुनिश्चित होगा कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्मचारियों को काफी हद तक राहत जो है ओल्ड पेंशन के लिए मिल जाएगी? आज अगर किसी को फेस करना पड़ रही है तो यहाँ हमारी महिलाओं को करना पड़ रही है, जो रसोई को चलाती हैं। गैस का सिलेंडर कांग्रेस के सरकार के समय 400 रुपये में अक्सर मिला करता था, आज वो 1035 रुपये में मिल रहा है। राणा जी, एक और सवाल रखिएगा आपका। सुजानपुर के विधायक है, सुजानपुर में 3 बड़े ऐसे कौन से आपने काम किए हैं जो अभी तक कोई और नहीं कर पाया है? वो दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम किसी देश में है तो हिंदुस्तान में। देखिए, ये बात समझने की है जी। पहली बात ये कि मैंने धूमल साहब के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन आपको नहीं लगता जब से आम आदमी पार्टी रणभूमि में उतरी है तब से कांग्रेस कहीं खोसी गई है? प्रेम कुमार धूमल की अगर हम बात करते हैं, खासम खास उनके आप माने जाते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि भाजपा भी कहीं ना कहीं उसको भी दरकिनार किया और धूमल जी को भी दरकिनार किया? क्या लगता है, क्या वजह? ये सरकार विकास की नहीं, ये विज्ञापन की, ये प्रचार की और प्रसार की सरकार है। उन्होंने 2017 में जो लोगों के साथ वायदे किए थे, इसको घोषणा पत्र के नाम पर इन्होंने दृष्टि पत्र का नाम दिया था, वहाँ पर उनकी दृष्टि गई नहीं है। कांग्रेस क्यों बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को और महंगाई को नहीं बना पा रही, उस पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे? आजकल गुम सी हो गई है, ऐसा भी कह सकते। चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सत्ता पाने के लिए हर चेहरा सक्रिय होते हुए नजर आ रहा है। अपने अपने क्षेत्र में हर कोई अपना डंका बजवाने के लिए तैयार भी हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और इस स्ट्रीम पर हमारा साथ संदीप जी दे रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री शायद उनका चेहरा बतौर मुख्यमंत्री आप नहीं देख पाते अगर पूर्व में रह चुके सीएम प्रेम कुमार धूमल उनको करारी हार राजेंद्र राणा जी, जो कि सुजानपुर के विधायक हैं, वो नहीं करवा देते। आज इसी बीच खास बातचीत के लिए सुजानपुर के जाने माने विधायक राजेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो आज जानना चाहेंगे, महिला आक्रोश आज यहाँ पर आपकी जो रैली है वो हुई है, काफ़ी सफल भी रही है, बहुत बहुत मुबारकबाद भी इसके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो सुजानपुर में कैसा आपका हाथ रहा है अभी तक और आगे रहने वाला है? सुजानपुर की जनता हमेशा राजेंद्र राणा के साथ खड़ी है, चाहे स्थितियाँ कोई भी हों जी। क्योंकि मैं विधायक के तौर पर या जब विधायक नहीं भी था तो मैं हर सुजानपुर के एक एक परिवार के साथ सुख में, दुख में या कहीं भी किसी भी काम के साथ खड़ा रहा हूँ। और सुजानपुर की जनता जो है उसको मैंने हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी मज़हब के हों, मेरे लिए परिवार से कम नहीं है। और जब विधायक चुना है लोगों ने जी, तो मैं हमेशा उनको, चाहे बीजेपी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस, किसी भी पार्टी के हों, मेरे पास अगर किसी काम से आते हैं या मैं किसी के पास जाता हूं तो मैं कभी इस बात को नहीं पूछता हूं कि भाई आपकी पार्टी कौन सी है। मैं हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में सेवा को हमेशा सर्वोपरि लेके चला हूं। और पिछले 5 साल जब अपनी कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, राजा वीरभद्र मुख्यमंत्री थे, तो इस क्षेत्र में लोगों के जितनी इच्छाएँ थी, जो काम थे, मैंने पूरा करने की कोशिश की है। और आज भी आपने देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची थी। और ये जो आक्रोश रैली है, महिला आक्रोश रैली है, आज आप देखिए कि देश में हालात क्या हैं। सबसे कठिनाई का सामना, सबसे मुसीबत जो है आज अगर किसी को फेस करना पड़ रही है तो यहाँ हमारी महिलाओं को करना पड़ रही है, जो रसोई को चलाती हैं। गैस का सिलेंडर कांग्रेस के सरकार के समय 400 रुपये में अक्सर मिला करता था, आज वो 1035 रुपये में मिल रहा है। आप देखिए कि तेल की, कड़वे तेल की बोतल जो है वो 65 से 70 रुपये में मिलती थी, आज 240 रुपये में मिल रही है। आप देखिए नींबू 300 रुपया हो गया है।
आप देखिए खाने पीने की चीज़ें कहाँ पहुँच गई। पेट्रोल जो 60 से 65 रुपये था आज 100 पार कर गया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जब चारों के चारों बाई इलेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी जो संपन्न हुए हैं उनमें करारी हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, रातों रात उन्होंने पेट्रोल के और डीजल के दाम गिराए, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्स कम किए। और आज आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जब जैसे ही इन्होंने 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं, इन्होंने फिर से वही रफ्तार पकड़ के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम किसी देश में हैं तो हिंदुस्तान में है। लेकिन भाजपा तो कहती है कि हमने विकास भी किया है। हाँ, विकास उन्होंने किया है, महंगाई बढ़ाई है, महंगाई में विकास किया है, उस बात को हम मानते हैं। परंतु धरातल पर कोई काम हुए हैं वो तो मुझे नज़र नहीं आते, ना काम हुए। हाँ, एक बात में इन्होंने पीएचडी करके रखी है कि झूठ बोलने में। और दूसरा, ये सरकार विकास की नहीं, ये विज्ञापन की, ये प्रचार की और प्रसार की सरकार है। ये सिर्फ होल्डिंग लगा सकते हैं। आज आप देखिए कि पानी की स्कीमों को लेकर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर मोड़ पर जो है होल्डिंग लगी हुई है। इतना पैसा जो खर्चा, तो इतना पैसा पानी की स्कीमों में लगाते, लोगों के नलों में पानी आता, लोगों के नल लगा दिए, पानी नहीं आ रहे हैं। आज देखिए त्राही त्राही मची हुई है। तो इसलिए ये सिर्फ सरकार विज्ञापनों की, झूठ बोलने की, प्रसार की, प्रचार की, लोगों के पैसे जो हैं उसको अपनी पब्लिसिटी में लगाने का काम कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। महंगाई ने आसमान जो है वो छू कर पार कर दिया है। और पिछली जब यूपीए की सरकार थी तो उसमें तो इनके नेता जो है उनके जवानी तकती थी कि बहुत महंगाई हो गई। सड़कों पे उतरते, सिलेंडर इनके सिर के ऊपर से नीचे से नहीं उतरते थे। आज वही लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो 65 रुपये में पेट्रोल था तो इनके सड़कों पर ये जाम कर देते थे। गैस का सिलेंडर 400 था तो ये सड़कें जाम कर देते थे। आज 1000 पार हो गया तो इनकी जवान नहीं खुलती है, जवान जैसे जिसको कहते हैं कि सिल गई है। इसलिए सरकार बीजेपी की है और हिमाचल प्रदेश में इनकी जो है रवानगी जो है वो तय है। जी सर, आप बेरोजगारी की भी हम बात करते हैं, साथ ही साथ महंगाई के ऊपर आप बात कर रखे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता जब से आम आदमी पार्टी रणभूमि में उतरी है तब से कांग्रेस कहीं खोसी गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक अगर इतनी समस्याएं तो हैं ही हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को और महंगाई को नहीं बना पा रही, उस पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे? आजकल गुम सी हो गई है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए, ये तो मैं इस बात के साथ सहमत नहीं हूँ। अभी पिछले हफ्ते 4 दिन का कार्यक्रम था और पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर महंगाई के खिलाफ सभी जगह जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर जो है धरने और प्रदर्शन हुए हैं, एजिटेशंस हुए हैं। और विपक्ष में रहते हुए हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार को जगाने का काम कर सकते हैं। और अभी आप जिस कार्यक्रम से आ रहे हैं, यहाँ 3000 महिलाएं पहुँची हैं बैठने के लिए, महिलाओं को जगह नहीं मिल रही थी। तो ये गुस्सा जो है ये महिलाओं का आप साफ साफ दिख रहे हैं। और जब चुनाव आएंगे तो नतीजे वैसे आएंगे जैसे बाई इलेक्शन में आए हैं। इसमें कोई बदल नहीं गया कि बाई इलेक्शन में जब लोगों ने जनादेश दिया है उसके बाद कोई हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ गया, कोई बड़ी रिलीफ नहीं मिल गई लोगों को। हाँ, झूठे वायदे जरूर हो रहे हैं परंतु ज़मीन पर कोई काम नहीं है। और रही तीसरी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ पंजाब में आए हैं, पंजाब में किस तरीके से आए हैं, क्या करना, उसकी वजहें अलग हैं। और हिमाचल प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उनकी इच्छाओं के अनुकूल जो है खरी नहीं उतरी है। इन्होंने 2017 में जो वो लोगों के साथ वायदे किए थे, जिसको घोषणा पत्र के नाम पर इन्होंने दृष्टि पत्र का नाम दिया था, वहाँ तो उनकी दृष्टि गई नहीं है। इसलिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। प्रदेश का कर्मचारी तबका जो कि लगभग जिसकी संख्या 2.5 लाख है वो सड़कों पर है और सड़कों पर उतरकर वो यही कह रहा है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू की जाए। हमने वायदा किया है, हमने घोषणा की है, हम घोषणा पत्र में भी इसको डालने वाले हैं कि जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में बनी और दोनों राज्यों में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के वहाँ सरकारों ने ऐलान कर दिया है, घोषणाएँ कर दी हैं और उसके लिए चिट्ठी जारी हो गई है, बजट का प्रावधान हो गया है। ये जो 2003 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी, उस समय ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया था। और अब जो है हमने ये कहा कि जो आदमी रिटायरमेंट के बाद उसकी सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है, अगर पेंशन ना हो
तो उसके लिए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया है। प्रदेश का कर्मचारी इस वक्त हमारे साथ है और वो चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आए। प्रदेश का नौजवान जिसकी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां लगी हुई थी, वो नौकरियां खो चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों ने लोन लेके गाड़ियां ले रखी थी, उनकी गाड़ियां जो हैं वो फाइनेंसर जो है या बैंक वाले जो उसको उठा के ले गए। इसलिए बहुत त्राही त्राही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदन लोगों की कम होती जा रही है। ये जो बीच में गैप बढ़ रहा है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के नागरिकों के लिए ये शुभ संकेत नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक संकेत है। और यही कारण होते हैं कि आने वाले समय में देश को ये सरकार जो है वो गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है। जब आमदनी रहती है, लोगों को खाने को नहीं मिलता है, तो देश जो है गृह युद्ध की तरफ बढ़ता है। इसलिए इस सरकार का, हिमाचल में इस सरकार का जाना तय है। जी, तो क्या ये कहना सुनिश्चित होगा कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्मचारियों को काफ़ी हद तक राहत जो है ओल्ड पेंशन के लिए मिल जाएगी? ओल्ड पेंशन लागू करने का हमने फैसला ले लिया है और इसकी घोषणा हिमाचल प्रदेश के जो हमारे आदरणीय प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी हैं, उन्होंने हमारी हाई कमान से बात करके ये फैसला जो है सुना दिया है कि सत्ता में आने पर, कांग्रेस जो सत्ता में आती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, उसी तरीके से लागू करें जैसे हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करी है। जी सर, अगर बात करें हम जैसे महंगाई के ऊपर बात की है, ओल्ड पेंशन के लिए ऊपर बात की है, लेकिन अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रखेगा, तो आपका क्या, क्योंकि काफ़ी दावेदार जो है इस रेस में खूब चल रहे हैं, तो आपके नज़रिए से सुजानपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कौन कौन चेहरे जो हैं जो आपको लगता है, या फिर क्या लगता है कि खुद भी आप इस रेस में हैं? देखिए, राजनीति में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा किसी भी पार्टी में हो तो बड़े अच्छे संकेत होते हैं। जी, अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कई चेहरे कांग्रेस में हैं, इसका मतलब कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो मजबूत होती दिख रही है। और रही मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि अक्सर कुछ राज्यों को छोड़कर कांग्रेस पहले चुनाव लड़ाती है और चुनाव लड़ाने के बाद हाई कमान तय करती है कि हम किसको आगे करें, कौन चेहरा जो है वो प्रदेश को जो है नेतृत्व अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मुझे लगता है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत राय है। और चुनावों के बाद जब मेजॉरिटी में आएंगे तो दिल्ली हाई कमान बैठ के विधायकों की राय लेके ये तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। कोई भी होगा कांग्रेस का, ये पक्का है। जी, लेकिन अगर जनता मौका देती है तो क्या आप भी दावेदार रहेंगे? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे जो भी कांग्रेस पार्टी का आदेश होगा, जो आदेश होगा, क्या मुझे करना है, चुनावों में मेरी क्या भूमिका रहेगी, जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई मैं उसको निभाऊंगा, ये मेरा मानना। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर, कांग्रेस का एक ट्रू सोल्जर होने के नाते जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी हम उसको निभाएंगे। और पहले चुनाव होंगे और चुनावों के बाद जो हाईकमान का आदेश होगा उसको मानेंगे। मुझे विधायक के तौर पर, मुझे किसी और जिम्मेदारी के रूप में जो जिम्मेदारी पार्टी देगी हम उसको तहे दिल से निभाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 जगह चुनाव हुए, मुझे सोलन लगाया गया और वहाँ पर हमने रिजल्ट डिलीवर किया। मुझे कांगड़ा के फतेहपुर में बाई इलेक्शन में लगाया गया, हमने वहाँ पर ईमानदारी के साथ काम करके रिजल्ट निभाया, वहाँ पर डिलीवर किया है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ भेजा है वहाँ रिजल्ट डिलीवर करने का हमने पूरा प्रयास किया है। जी सर, एक और आखिरी सवाल ज़रूर रहेगा। प्रेम कुमार धूमल की अगर हम बात करते हैं, खासम खास उनके आप माने जाते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि भाजपा भी कहीं ना कहीं उसको भी दरकिनार किया और धूमल जी को भी दरकिनार किया? क्या लगता है, क्या वजह थी? आपका प्रश्न है कि धूमल के खास रहे। देखिए, राजनीति में खास आदमी तभी रहता है जब उसकी मान सम्मान होता है। जब मान सम्मान उसका होना बंद हो जाए, उसके ऊपर आप गलत तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो आदमी नया घर बसाता है, नया रास्ता अख्तियार करता है। रही धूमल साहब की, वो उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, मैं हमेशा उनका मान सम्मान करता हूँ। अभी भी मुझे जहाँ मिलते हैं मैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेता हूँ। जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया था और मैं नॉमिनेशन करके बाहर आया और वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे, तब भी मैंने उनका आशीर्वाद लिया। हमें ऐसे संस्कार अपने पूर्वजों से मिले हैं, बुज़ुर्गों से मिले हैं कि उम्र में कोई भी बड़ा हो उसका आशीर्वाद लेना चाहिए और उसका मान सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियाँ अलग हो सकती हैं, विचारधाराएँ अलग हो सकती हैं, मंजिलें अलग हो सकती हैं,
परंतु उम्र में वो बड़े हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, ये मेरा अपना मानना है। लेकिन राजनीति की बात करें तो शायद दांव पेच दोनों के रखे हैं इसमें बराबर, और आपने अपने ही क्षेत्र में उनको करारी हार जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं दी थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस पे यही कहूँगा। माफ कीजिए सर, बीच में रोकना चाहूंगी, अगर क्षेत्र किसी और का होता तब भी क्या जीत आपकी ही होती? देखिए, ये बात समझने की है। जी पहली बात ये कि मैंने धूमल साहब के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा है। जी धूमल साहब हमीरपुर से विधायक थे, वो सुजानपुर से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आए थे, इसलिए मैंने उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है। जी रही क्षेत्र की बात, ये मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है, मेरी धरती है, मेरी यहाँ माटी है, मेरे अपने लोग हैं, और इस क्षेत्र में मैं पढ़ा हूँ, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने साथी हैं, और मैं अपने गांव में से भी जब निकलता हूँ जहाँ मैंने पढ़ाई करी है, तो ऐसे लगता है कि इस गांव से जब मैं गुज़रता हूँ, निकलता हूँ, तो बचपन में जो पेड़ थे बड़े हो गए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी ये अपनापन है। और कोई बाहर से आके सुजानपुर में चुनाव लड़कर लोगों को अपना बनाना चाहे तो उसके लिए बड़ा लंबा समय लगता है। लोग ऐसे बनते नहीं हैं, जी लोग समझते हैं। और मैं सुजानपुर का बेटा हूँ, ये मेरी धरती है, और मैं यहाँ का धरती का बेटा हूँ। जी ये बात समझने वाली है। सर, राजनीति में लंबे समय से रहे हैं, काफी जाने माने खिलाड़ी हैं राजनीति के आप, लेकिन ऐसा क्या था कि भाजपा को छोड़ कांग्रेस में आप आए हैं और आज कांग्रेस के दावेदार रखे हैं और कांग्रेस में काम कर रहे हैं? मेरा राजनीति में जो प्रवेश हुआ है वो आपकी जानकारी के लिए मेरा एक निर्दलीय विधायक के तौर पर हुआ है। मैंने 2012 में एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर मैंने चुनाव लड़ा था, और उस वर्ष मैंने ना बीजेपी से टिकट मांगी थी, ना मैंने कांग्रेस से आवेदन किया था, किसी पार्टी से नहीं किया था। यहाँ की जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया था। और मैं आपको बता दूँ, टिकट बड़ी नहीं होती है। टिकट कौन देता है? टिकट जनता देती है। जिसके साथ जनता है उसके पास ही टिकट है। इसलिए 2012 में मुझे टिकट जनता ने दी थी, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद सरकार कांग्रेस की थी। मैंने राजा वीरभद्र जी का दामन थामा, हाथ थामा, और उन्होंने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह जो है वो ट्रीट किया। मेरे कहने से कोई ऐसा काम नहीं इस क्षेत्र में है कि वो जब मुख्यमंत्री थे और एक भी काम मैंने बोला हो और वो काम ना किया गया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। उन्होंने सब मेरे कहने से जो विकास के काम थे, लोगों के काम थे, वो सारे के सारे किए, और उसी का नतीजा है कि आज सुजानपुर की जनता मुझे अपना मानती है और मुझसे लगाव है, प्यार है, करती है। जो साक्षात आपने आज भी देखा होगा, लोगों का यहाँ पर आपने मूड भी देखा होगा जी। तो इसलिए सुजानपुर की जनता राजेंद्र राणा के साथ है। जी राणा जी, एक और सवाल रखिएगा आपका। सुजानपुर के विधायक है, सुजानपुर में 3 बड़े ऐसे कौन से आपने काम किए हैं जो अभी तक कोई और नहीं कर पाया है, वो ज़रूर बता दें। देखिए, सबसे बड़ा काम तो ये है कि सुजानपुर में एसडीएम का कार्यालय नहीं था। लोगों को एसडीएम से काम करवाने के लिए हमीरपुर जाना पड़ता था। यहाँ जब प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2011 में मैंने उनसे निवेदन किया था, 10,000 लोगों के दस्तखत करा के दिए। उन्होंने फाइल को पीछे फेंक दिया था कि ऐसे नहीं एसडीएम के कार्यालय मिलते। जब मैं विधायक बना तो मैंने राजा वीरभद्र जी से निवेदन किया और सुजानपुर में एसडीएम का दफ्तर मैंने खुलवाया है। दूसरा, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र 2012 में अस्तित्व में आया है। पहली दफ़ा 2012 में एमएलए बना। यहाँ पर मिनी सचिवालय बना के तैयार किया है। अभी वो मुकम्मल हो रहा है। इस सरकार निकम्मी है। 5 साल में इस सरकार जो है वो इसकी सिर्फ टाइलें तक नहीं लगा पाई है। और तीसरा, मैंने अपना कई पंचायतें ऐसे जहाँ पानी की कमी थी, वहाँ पानी की जो कमी है उसको पूरा किया, स्कीमें बनाई। और ऐसे कई गांव हैं जिनको लोग श्रीलंका का टापू या काला पानी बोलते थे, वहाँ सड़कें पहुँचाई। बहुत सारे ऐसे गांव हैं। अगर मैं विकास के कामों को गिनना शुरू हो गया तो आपकी शाम जो है वो सुजानपुर में ढल जाएगी। इसलिए लंबी फेरिस्त है। जो लोगों ने चाहा वो हमने किया। आने वाले समय में भी जो लोग चाहेंगे, लोगों की इच्छाओं के अनुकूल जो है वो यहाँ पर सुजानपुर को आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस महज हवाई बातें करती है, और क्योंकि 5 साल से उन्होंने यहाँ पर सत्ता में अपना गढ़ जो है बनाकर रखा है, लेकिन अब भी वही आने वाले हैं, उनका ये दावा है और कांग्रेस को यही बताया है उन्होंने। उस पर क्या कहेंगे आप?
अभी जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी को 4-0 करने की बात कही थी, क्लीन बोल्ड करने की। जी। फैसला तो जनता ने किया। अब हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल में होगा वही जो हिमाचल की जनता चाहेगी। अगर जनता को लगता है कि महंगाई करने वाली सरकार चाहिए, बेरोज़गारी बढ़ाने वाली सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार चाहिए, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाली सरकार चाहिए, विकास को रोकने वाली सरकार चाहिए, तो भाजपा आएगी। अगर हिमाचल की जनता चाहेगी कि बेरोज़गारी को कम करना है, कर्मचारियों को समस्याओं का हल करना है, महंगाई को रोकना है और विकास फिर से शुरू करना है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस को लेके आएंगे। सरकार किसकी बनेगी ये तो हिमाचल की जनता तय करेगी, ये भाजपा नहीं तय करेगी। भाजपा को कोई हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोट डालने का कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे रखी है। ये फैसला लोग करेंगे और लोगों की नब्ज़ को पढ़ना हम बखूबी जानते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो लोगों का मूड है, जो लोगों का पल्स है, वो सब कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है और इसके नतीजे वैसे ही आएंगे जैसे बाई इलेक्शन के नतीजे आए थे। जी। चुनावों में भी कुछ ही समय रह गया है, ऐसे में राजेंद्र राणा के ऐसे क्या विचार हैं और उनके क्या सोचना है जिससे लगे कि आने वाले चुनावों में सत्ता की कुर्सी पर ठप्पा जो है कांग्रेस का ही लगेगा? हमें सत्ता की भूख नहीं है, सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि लोगों की समस्याओं का हल हो, लोगों की जन भावनाओं के अनुकूल हम काम करें। हिमाचल प्रदेश शिखर की ओर जाए विकास की दृष्टि से। यहाँ टूरिज़्म जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, जिसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। यहाँ की सड़कें ठीक हों, यहाँ की एजुकेशन ठीक हो, यहाँ का बिजली का प्रबंधन ठीक हो और यहाँ लगातार जो प्रदेश कर्जे में डूब रहा है उसको रोका जाए, रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जाएँ, कर्मचारियों को उनको मिलने वाले हक मिलें ताकि वो प्रदेश सरकार के अच्छे तरीके से काम कर सकें, उन पर बर्डन ना हो, वो दबाव रहित और तनाव रहित प्रदेश का कर्मचारी काम करे, ऐसा हमारा मानना है। अंत में चलते चलते राजेंद्र राणा विपक्ष के लिए 2 लाइनें क्या कहना चाहेंगे? मैं विपक्ष को यही कहना चाहूँगा कि परमपिता परमेश्वर भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे और जो लोग इनसे परेशान हैं उनसे उन परेशानियों का ये हल करें। और जिस तरीके से देश की जनता को महंगाई के नाम पर ये निचोड़ रहे हैं, उनका जीना मुश्किल कर रहे हैं, और उसको रोकने का काम करें और प्रदेश का जो कर्मचारी है उनकी समस्याओं को हल करें, उनको प्रताड़ित ना करें और अच्छे काम करें, प्रदेश को कर्जे से उभारें। डबल इंजन की सरकार जो है वो डबल इंजन को चलाएं, उसको सीज ना करें, जो सीज हो चुका है उसको ना सीज होने दें और प्रदेश की जन भावनाओं के अनुकूल काम करें, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत शुक्रिया सर खास बातचीत के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये खास बातचीत के लिए सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि नब्जें टटोलना खूब उन्हें आता है, लेकिन अब डॉक्टर बनकर जनता ही फैसला करेगी कि किसकी नब्जें कब तक चलने वाली है। ये तो खैर वक्त बताएगा, आने वाले समय में भी कौन सत्ता में रहने वाला है और कौन सत्ता से बाहर जाने वाला है। फिलहाल और भी मुद्दे आपके सामने उठाते रहेंगे और इसी तरह हर क्षेत्र में जाकर खास बातचीत हर विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक आपको सुनवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए हिम एक्सप्रेस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।